तो आज का टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसकी खोज जो है वह एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने जो है की थी। काफ़ी VVI है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। आगे है कि बैक्टीरिया जो होता है इसमें जो है इन्होंने जो है ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में इसको जो है क्या की थी, देखा था उन्होंने, जिनको उन्होंने जो है एनिमल क्यूल नाम दिया था। तो ल्यूवेनहॉक साहब जो थे उन्होंने जो है इसको क्या नाम दिया, तो एनिमल क्यूल नाम दिया बैक्टीरिया को, और स्वयं के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। आगे है कि इसकी खोज के कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेनहॉक जो थे उनको ही जो है जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कैरोलस लिनियस ने सूक्ष्म जीवों को बर्मीज वंश में रखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कैरोलस लिनियस साहब थे उन्होंने क्या किया, तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीवों थे उनको जो है बर्मीज वंश में रखा। नेक्स्ट है कि इसके बाद सर्वप्रथम एरेनबर्ग ने सूक्ष्म जीवों का नामकरण जीवाणु के रूप में किया। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का शाब्दिक अर्थ जो है वह छोटी जो है छड़ होती है। तो इसको हम लोग देख लिए इंट्रोडक्शन को बैक्टीरिया को। अब हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है इसमें, तो पादप सेल के समान ही जीवाणु सेल भी एक सेल वाल, प्लाज्मा झिल्ली तथा जीव द्रव्य मिलकर बनी होती है। क्या क्या चीज़ से मिलकर के बैक्टीरिया का सेल बना रहता है, तो बिल्कुल जो प्लांट का सेल है उसके जैसा ही जो है बैक्टीरिया का सेल होता है, और इसमें भी जो है एक सेल वाल जो है वह देखा जाता है, और इसमें प्लाज्मा झिल्ली तथा जीव द्रव्य जो होता है इससे मिल करके जो है बैक्टीरिया का सेल जो है बना रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य संरचनाएं जैसे स्लाइम लेयर जिसको औपंक परत कहा जाता है, कैप्सूल होता है, फ्लैजिला होता है तथा पिलाई जो होता है इत्यादि जो है इसमें पाई जाती है। आगे है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, केंद्रक पदार्थ, प्लाज्मिड तथा अन्य संग्रहित पदार्थ जो है वह पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, केंद्रक पदार्थ होता है, प्लाज्मिड होता है तथा अन्य जो संग्रहित पदार्थ होते हैं वह पाए जाते हैं। यहाँ पर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस बैक्टीरिया में जो है यहाँ पर जो है ये वाला स्ट्रक्चर इसको सेल वाल बोला जाता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको पिलाई बोला जाता है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्रोमैटोफेज बोला जाता है, और यह जो स्ट्रक्चर होता है वह केंद्रकाभ या न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको कैप्सूल कहा जाता है, मैक्रो कैप्सूल। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर वाला, तो इस स्ट्रक्चर को फ्लैजिला कहा जाता है, और इसमें जो है ग्रेन्यूल होता है, और ये जो इसमें जो द्रव्य होता है उसको जीव द्रव्य कहा जाता है, और इसमें दानेदार जो संरचना दिखाई दे रही है, एक दानेदार संरचना जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। और यहाँ पर जो संरचना होता है इसको मिशिलेज बोला जाता है, आवरण बोला जाता है, और ये जो होती है ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। बैक्टीरिया का क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग मेसोजोम बोलते हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहलाता है, इसको माइक्रो कैप्सूल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है माइक्रो कैप्सूल होता है, और यहाँ पर जो है वह माइक्रो कैप्सूल होता है। तो दोनों को देखेंगे, माइक्रो कैप्सूल यहाँ पर है और माइक्रो कैप्सूल जो है वह यहाँ पर है। तो इस प्रकार यह स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का पूरा। इसे अच्छा से आप लोग जो है इस डायग्राम को आप लोग बनाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी में जो है डायग्राम का बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्राम इससे ही जो है सारी जो परिभाषा जो है वह स्पष्ट हो पाती है। इसलिए आप लोग डायग्राम जरूर बनाएंगे। आप लोग डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर। अगर हम लोग बात करें कैप्सूल या स्लाइम लेयर, कुछ जीवाणुओं में सेल वाल के बाहर जलीय पदार्थ का एक म्यूसिलेज पाया जाता है, इसे स्लाइम लेयर जो है कहते हैं।
हम लोग देखे भी हैं डायग्राम में, एक बार और देख ले रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसी को जो है कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहा जाता है, और इसके सेल वॉल के बाहर जलीय पदार्थ का एक म्यूसिलेज पाया जाता है जिसको कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखें। यह परत नाइट्रोजनी युक्त पदार्थों की बनी होती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं, लेकिन यदि इसमें पॉलीसैकेराइड हो तो इसे स्लो स्लाइम लेयर कहते हैं, क्योंकि यह पदार्थ श्यान प्रकृति का होता है, अतः इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि परजीवी जीवाणुओं में मुख्यतः कैप्सूल पाए जाते हैं, जो मुख्यतः इनकी सेल वॉल को लाइडोजाइम से बसाते हैं। नेक्स्ट है कि वह कैप्सूल जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है उसे माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। तो ध्यान देंगे, माइक्रो कैप्सूल किसे कहते हैं? तो वह कैप्सूल जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है उसे माइक्रो कैप्सूल कहते हैं, जबकि वह कैप्सूल जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है उन्हें माइक्रो कैप्सूल जो है कहते हैं। सहायता से देखा जाता है उन्हें माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि सेल के बाहर जो है कैप्सूल का जो है निर्माण करने वाला पदार्थ स्लाइम लेयर के रूप में स्थापित होता है तथा यह जल में घुलनशील होता है। यह पदार्थ सेल वॉल से दृढ़ता पूर्वक नहीं जुड़ा रहता है। इसकी परत को स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर के द्वारा जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में पोषण प्राप्त करता है तथा रोगकारी जीवाणु की उग्रता कैप्सूल की उपस्थिति के कारण ही संभव होती है। आगे है सतही अंग। तो फर्स्ट है फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है और यह फ्लैजिला जो है यह पतली रोमिल एवं कुंडलित आकृति की संरचना होती है जो कि कोशिका झिल्ली की सतह से जो है बाहर निकली रहती है। फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को दो वर्गों में जो है बांटा गया है। पहला है ए ट्राइकस जिसको हिंदी में अशुभ बोला जाता है। मतलब कि इसमें जो है इनमें जो होता है फ्लैजिला अब्सेंट होती है, अतः यह अचल या गतिहीन होते हैं, जैसे अनेक कोकस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस ईटीसी। नेक्स्ट है ट्राइकस कसाभिका युक्त। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो इस प्रकार के जीवाणुओं में जो है फ्लैजिला पाई जाती है, अतः यह गतिशील सचल होते हैं। सेल सतह पर कसाभिकाओं के विन्यास के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय फ्लैजिला। फर्स्ट है ध्रुवीय कसाभिका विन्यास। तो इनमें फ्लैजिला जीवाणु सेल के ध्रुव या अंतिम सिरों पर प्रेजेंट जो है होता है। मतलब ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो इसके अंतिम ध्रुव पर जो है एक फ्लैजिला होगा, नहीं तो इसके दोनों ध्रुवों पर एक एक फ्लैजिला जो है वह प्रेजेंट रहता है। इस प्रकार को जो है हम लोग ध्रुवीय कसाभिका विन्यास जो है वह कहते हैं। एक कसाभिका डिरिथ्रियो कोलेरी, ये एक कसाभिका हो गया, इसमें एक ही फ्लैजिला है। ये सिफेलोट्राइकस सुडोमोनास हो गया, इसमें देख सकते हैं एक दो से अधिक जो है इसमें फ्लैजिला है। नेक्स्ट है क्लोरीसेस हो गया, और नेक्स्ट नीचे है उभय फ्लैजिला, इसमें दोनों फ्लैजिला है। उसके बाद है इसको नाइट्रोसोमोनास जो है कहा जाता है, और यह है लेवेफोट्राइकम स्पाइरिलम वाल्यूटेंस, इसमें बहुत सारा फ्लैजिला जो है इसके किनारे पर ध्रुव पर जो है देखे जा सकते हैं। अगला है अध्रुवीय कसाभिका विन्यास, इसको परिकसाभिका भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की संरचना में जीवाणु सेल की संपूर्ण सतह पर कसाभिकाएं समान दूरी पर व्यवस्थित होती है। एज फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। मतलब इस प्रकार का जो अध्रुवीय कसाभिका विन्यास जो होता है इसको परिकसाभिका कहा जाता है। तो इस प्रकार की संरचना में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल की जो संपूर्ण सतह होती है उस पर कसाभिका जो है समान दूरी पर व्यवस्थित होती है। एज फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। कसाभिका की संरचना को
तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आधारीय कणिका, उसके बाद है हुक उस तंतु। तो इस तीन भाग जो है होते हैं, आधारीय कणिका होता है, हुक होता है और तंतु होता है। तो फर्स्ट हम लोग आधारीय कणिका को देखते हैं। तो आधारीय कणिका जो होता है, तो यह कशाभिका कोशिका द्रव्य के आंतरिक, यह कशाभिका जो होता है वह कोशिका द्रव्य के आंतरिक भाग में आधारी कणिका से जुड़ी होती है, जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करती है। यह छोटी छड़नुमा संरचना होती है तथा अनेक वलयों से घिरी होती है। सेकेंड है हुक। तो यह मुख्य तंतु को, हुक जो होता है, यह मुख्य तंतु को आधारीय भाग से जोड़ता है। ग्राम निगेटिव जीवाणु में हुक की लंबाई ग्राम पॉजिटिव की लंबाई की तुलना में कम होती है। हमारा थर्ड नंबर है फाइबर। फाइबर क्या होता है? तो यह जीवाणु सेल की सतह पर प्रेजेंट होता है तथा हुक से संलग्न नालिकाकार संरचना होती है, जिसका निर्माण अंडाकार प्रोटीन उपिकाइयों से होता है। कशाभिका का निर्माण फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की उप इकाइयों द्वारा होता है। नीचे स्ट्रक्चर भी दिया गया है, काफ़ी आप लोग आसानी से स्ट्रक्चर को भी देख पा रहे होंगे। इसमें जो बताया गया है कि बाह्य संरचना ऑफ फ्लैजिला, मतलब बैक्टीरिया का जो है फ्लैजिला होता है उसका बाह्य संरचना को दिखाया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं? तंतु बोलते हैं। ये तंतु हो गया हमारा। और ये जो यहाँ पर का स्ट्रक्चर है, इधर वाला भी स्ट्रक्चर है, इसको हुक बोला जाता है। और इसके नीचे जो है यहाँ पर यह सेल वाल होता है, और ये जो होता है इसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। और आगे जो होता है यहाँ पर आधारीय कणिका जो है, यह जो होता है नीचे वाला होता है, इसको आधारीय कणिका कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला हो गया, बाह्य संरचना ऑफ फ्लैजिला हो गया हमारा। बी नंबर है हमारा पिलाई, इसको हिंदी में रोम भी बोला जाता है। तो यह जो होता है पिल्ली या पिलाई या रोम जो होता है, अनेक ग्राम निगेटिव जीवाणु एवं आंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु में कुछ सूक्ष्म उपांग पाए जाते हैं जो फ्लैजिला के तुलना में छोटे होते हैं। इनका गतिशीलता से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इनको रोम पिलाई कहते हैं। रोम का निर्माण पाइलिन नामक प्रोटीन के अणु से होता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ पिलाई। तो जो पिलाई होता है इसका फंक्शन क्या होता है? तो रोम रोगकारी जीवाणुओं को परपोषी सतह पर चिपकाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कि संयुग्मन नाल के निर्माण द्वारा गुणसूत्र स्थानांतरण में सहायक होते हैं। अगर हम लोग सेल वाल की बात करें तो सेल वाल जो होता है, जीवाणु की सेल वाल एक दृढ़ संरचना होती है तथा यह सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। इसमें अत्यधिक दबाव सहन करने की क्षमता होती है। सेल वाल जीवाणुओं सेल डिवीजन तथा ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की सेल वाल की मोटाई ग्राम पॉजिटिव से जीवाणुओं की सेल वाल की मोटाई ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की तुलना में अधिक होती है। सेल वाल की मुख्य संरचना म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इसमें इसके मुख्य घटकों में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है एन एसिटाइल ग्लूकाजेमिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके अतिरिक्त 4 एमिनो एसिड होता है जो कि डी एमिनो एसिड डी फॉर्म में होता है। तो इसको याद रखने का तरीका है, एन एसिटाइल ग्लूकाजोमिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। तो इसको नाग, एन से एन और एस एसिटाइल और जी से ग्लूकाजेमिन, और इसको जो है नाम, तो नाग और नाम से जो है इसको याद रखा जा सकता है। नाग इंग्लिश में NAG और हिंदी में नाम यानी NAM। एन एसिटाइल ग्लूकाजेमिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो इसके मुख्य घटकों में 3 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, जो एन एसिटाइल ग्लूकाजेमिन होता है जिसको नाग कहा जाता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जिसको नाम कहा जाता है। ये याद रखने का तरीका है, नाग और नाम लिखना नहीं है, लिखना ये है एन एसिटाइल ग्लूकाजेमिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आगे है थर्ड की, इसके अतिरिक्त 4 एमिनो एसिड होता है जो कि डी फॉर्म में होता है।
इस प्रकार जीवाणु सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकॉन चेन का चतुष्क पेप्टाइड दूसरी पेप्टाइड ग्लाइसेन श्रृंखला से तिर्यक बंध क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जिससे एक मजबूत संरचना कोशिका के चारों ओर तैयार हो जाती है। कुछ प्रतिजैविक पदार्थों जैसे पेनिसिलिन की प्रेजेंस में सेल वाल का निर्माण नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रतिजैविक पदार्थ होते हैं जैसे पेनिसिलिन हो गया, इसकी प्रेजेंस में जो है सेल वाल का निर्माण नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग का। तो ग्राम स्टेनिंग जो होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। डेनमार्क के प्रसिद्ध डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम 1884 ने अपनी प्रसिद्ध अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं को 2 समूहों में विभक्त किया। वे जीवाणु जो ग्राम के अभिरंजन से अभिरंजित करने पर तथा अल्कोहल से धोने पर अभिरंजित ही बने रहते हैं, इन्हें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम ग्राही जीवाणु कहते हैं। सेकेंड है वह जीवाणु जो अभिरंजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विरंजित कलर निकलना डिस्टेन हो जाते हैं, इन्हें ग्राम निगेटिव अग्राही जीवाणु कहते हैं। अब हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में जो है अंतर को देखते हैं। तो अगर बात करें हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो इसका सेल वाल जो है 25 से 30 नैनोमीटर मोटी, शुष्क भार का 20 से 40% अपेक्षाकृत सरल संरचना, आकारहीन, एक स्तरीय तथा दृढ़ होती है। और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है इसका सेल वाल 10 से 15 नैनोमीटर पतली मोटी, शुष्क भार का 10 से 20 नैनोमीटर, अपेक्षाकृत जटिल संरचना का बहुस्तरीय तथा अपेक्षाकृत कम दृढ़ होती है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसमें टिफोइक अम्ल प्रेजेंट रहता है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है इसमें टिफोइक अम्ल एब्सेंट होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके मध्य का है मेसोजोम जो है, मेसोजोम जो होते हैं वह प्रेजेंट रहते हैं, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मेसोजोम एब्सेंट रहता है। अगर हम लोग बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वाल का, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है 80% होता है तथा शेष प्रोटीन एवं बहुशर्करा जो है वह पाई जाती है। वही ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन 5 से 15%, फॉस्फोलिपिड 35%, प्रोटीन 15% तथा लाइपो पॉलीसैकेराइड जो है वह 50% तक पाया जाता है। पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वह किसके प्रति संवेदनशील होता है? पेनिसिलिन के प्रति जो है वह संवेदनशील होता है। वहीं ग्राम निगेटिव जो होता है वह संवेदनशील के प्रति जो है प्रतिरोधी होता है। मतलब जो है पेनिसिलिन के जो प्रति जो है ये संवेदनशील होता है ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वह संवेदनशील के प्रति प्रतिरोधी होता है। अगर हम लोग बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो इसमें लाइसोजाइम सेल वाल को जो है आसानी से नष्ट कर देते हैं। वहीं ग्राम निगेटिव में सेल वाल को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम से पहले क्षार के द्वारा क्षय करवाई जाती है। आगे है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अपेक्षाकृत जो है वह कम प्रभावी होते हैं, और इसमें जो होता है ग्राम निगेटिव में इसमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का निरोधी प्रभाव होता है। अगर वहीं आगे हम लोग देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा जो है एक और डिफरेंस है कि आरएनए व डीएनए का अनुपात 8:1 होता है। मतलब 8:1 जो है ग्राम पॉजिटिव का हो गया, और ग्राम निगेटिव का आरएनए व डीएनए का अनुपात जो है 1:1 होता है। वहीं ग्राम पॉजिटिव में जो है इनमें बही अविश बनते हैं, एक्सोटॉक्सिन, एज फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, कोइनी बैक्टीरिया। ये सारे के सारे क्या है? अविश है, एक्सोटॉक्सिन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में होते हैं। ग्राम निगेटिव में क्या होता है? इसमें एंडोटॉक्सिन बनता है, एज फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम हो गया, सुडोमोनास हो गया, सलोमोनेला हो गया, एग्रोबैक्टीरियम हो गया। अब हम लोग बैक्टीरिया के कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है, उसको देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जीवाणु सेल वाल के ठीक नीचे पाई जाती है तथा जीवाणु सेल को बाहरी पर्यावरण से पृथक करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर अन्य द्विस्तरीय झिल्ली की भांति संरचना होती है, जिसमें 2 सघन परतों के बीच एक पतली परत दिखाई देती है। 20 से 30%, 60 से 70% इसके घटकों को मुख्य रूप से फोस्फोलिपिड प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? तो फोस्फोलिपिड प्रोटीन जो है वह पाया जाता है। फोस्फोलिपिड प्रोटीन जो है वह पाया जाता है।
फोस्फोलिपिड दो स्तरों के रूप में पाया जाता है। इन परतों में जलरागी हाइड्रोफिलिक आवेशित फोफेट सिरे बाहर की ओर तथा जल विरागी हाइड्रोफोबिक भीतर या अंदर की साइड आमने सामने होते हैं। प्रोटीन अणु फॉस्फोलिपिड परतों में धंसे रहते हैं। प्रोटीन अणु जो होते हैं वह कहाँ धंसे रहते हैं? फॉस्फोलिपिड परतों में धंसे रहते हैं। फॉस्फोलिपिड परतें जो होती है तरल माध्यम का निर्माण करती है जिनके अंदर प्रोटीन अणु गतिमान रहते हैं। इस प्रकार की संरचना को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें यूकैरियोटिक सेल की तुलना में दृढ़ता में कमी पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यह जल में घुलनशील पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य करती है तथा सेल वॉल की तुलना में अधिक चयनात्मक जो है होती है। 5 नंबर है कोशिका द्रव्य एवं कोशिका उपांग, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गन्स। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन कोशिकीय क्षेत्र को घेरे हुए रहती है। इस क्षेत्र में साइटोप्लाज्म जो होता है वह प्रेजेंट रहता है। इसका लगभग 80% भाग जो होता है वह जल के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड इनऑर्गेनिक आयन आदि पाए जाते हैं। सेकेंड है मेसोजोम मध्यकाय। ये अनेक ग्राम पॉजिटिव मेसोजोम मध्यकाय अनेक ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के भीतर अनेक अंतर्बलन उत्पन्न होते हैं जिन्हें मेसोजोम्स कहते हैं। यह संवहन तंत्र के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाते हैं एवं पट निर्माण के द्वारा साइटोकाइनेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। थर्ड नंबर है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, सेल ऑर्गन्स है। तो राइबोसोम जो होता है, इन अनेक राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं तथा इनका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। यह दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। बड़ी उप इकाइयाँ 50S तथा छोटी उप इकाई जो होती है वह 30S होती है। यह दोनों मिलकर 70S राइबोसोम का गठन करती है। प्रतिजैविक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ईटीसी जीवाणु सेल में प्रोटीन सिंथेसिस को अवरुद्ध करती है। 4 नंबर है हमारा पटलिकाएं, वर्णकी लवक, लैमेला और क्रोमैटोफोर। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पटलिकाएं या पुटिकाएं पाई जाती है। इन्हें वर्णकी लवक भी कहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक एंजाइम एवं प्रकाशिक हेतु ई अभिगमन तंत्र प्रेजेंट होता है। 5 नंबर है केंद्रकाभ, जिसको जो है न्यूक्लियाइड कहा जाता है। तो जीवाणुओं में अन्य प्रोकैरियोटिक सेल की भांति केंद्रक का अभाव होता है, अतः क्रोमैटिन पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। ऐसे क्रोमैटिन पदार्थ को केंद्रकाभ कहते हैं। यह वलयाकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ होता है तथा एक गुणसूत्र को निरूपित करता है। अगला टॉपिक है प्लाज्मिड। 6 नंबर प्लाज्मिड, जिसको अधिकाय कहा जाता है। अनेक जीवाणु सेल्स में गुणसूत्र के अतिरिक्त एक और डीएनए खंड पाया जाता है जो छोटी वलय की या आकृति में होता है। इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसका रेप्लिकेशन स्वतंत्र रूप से होता है। इस अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड की खोज लेडरबर्ग द्वारा की गई। जीवाणुओं में कुछ ऐसे प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं जो मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ सकते हैं। इन्हें एपिसोम जो है वह कहते हैं। अगला है 7 नंबर संचित पदार्थ। तो संचित पदार्थ जो होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अनुकूल परिस्थितियों में एकत्र होकर एक प्रकार का अविलेय निक्षेप का निर्माण करते हैं। इनको कोशिकीय संविष्ट संरचनाएं कहते हैं। इन संग्रहित पदार्थों में लिपिड, पॉलीसैकेराइड, गंधक ईटीसी होते हैं। जीवाणुओं में एक विशेष प्रकार का संचित पदार्थ पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट पीएचबी पाया जाता है जो क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होता है एवं ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म गैस रिक्तिकाएं एवं कार्बोक्सिजोम्स ईटीसी आदि संरचनाएं पाई जाती है। जीवाणुओं का पोषण
पोषण के आधार पर जीवाणुओं को निम्न 2 श्रेणियों में विभेदित किया जा सकता है। पहला है स्वपोषी जीवाणु, जिसको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। सेकंड है परपोषी जीवाणु, जिसको हेटेरोफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इस प्रकार का पोषण जो है बहुत कम जो है जीवाणु प्रजातियों में मिलता है। केमिकल रिएक्शन द्वारा प्राप्त ऊर्जा से भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेकंड है रसायन संश्लेषी जीवाणु, जिसको केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। तो आइए फर्स्ट हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देखते हैं। तो इस प्रकार के जीवाणुओं में विशेष प्रकार का वर्णक जीवाणु क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जीवाणुओं में अन्य उपयोगी वर्णक बैक्टीरियोविरिडीन पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी उच्च पदार्थों में प्रेजेंट क्लोरोफिल वर्णक के समान ही मैग्नीशियम का यौगिक होता है, लेकिन यह वर्णक लवक में नहीं पाए जाते हैं, अपितु एक विशेष संरचना क्रोमैटोफोर पर विकसित होता है। यह जीवाणु CO2 से कार्बोहाइड्रेट, यह जीवाणु जो होता है वह CO2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रायः गंधक एस बैक्टीरिया यौगिक की उपस्थिति में यह जीवाणु प्रकाश संश्लेषी की रिएक्शन द्वारा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन द्वारा करते हैं। इसके लिए H2S भी H का प्रमुख स्रोत होती है तथा गंधक सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की जगह उत्पन्न होता है। एज फॉर एग्जाम्पल क्रोमेटियम, क्लोरिवियम, क्लोरोबैक्टीरियम। अब हम लोग देखते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को। इस प्रकार के जीवाणु भोजन निर्माण के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे गंधक और उसके यौगिक अमोनियम नाइट्राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन etc। यह जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है गंधक जीवाणु, एज फॉर एग्जाम्पल थायोबैसिलस, वैगिरिटवा etc। लोहा जीवाणु, एज फॉर एग्जाम्पल लेप्टोप्रिम्स, फायरोबैसिलस etc। H जीवाणु, एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोमोनास। D नंबर है नाइट्रिकारी जीवाणु, एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस etc। अगला है E नंबर मीथेन जीवाणु, एसिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। F नंबर है C जीवाणु, एज फॉर एग्जाम्पल बेसिलस, ओलिगोकार्बोफिलस। सेकंड है हेटेरोफिक बैक्टीरिया, हेटेरोफिक बैक्टीरिया। जीवाणुओं की मैक्सिमम प्रजातियां मुख्यतः परपोषी होती है, जो अन्य सजीवों से अपना पोषण प्राप्त करती है, क्योंकि इनकी सेल्स में कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, अतः यह सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की सहायता से घुलनशील बनाकर इनका अवशोषण करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मृतोपजीवी, जिसको सैप्रोफाइटिक बोला जाता है। सेकंड है सहजीवी, जिसको सिम्बायोटिक कहा जाता है। थर्ड नंबर है परजीवी, पैरासिटिक। तो आइए सबसे पहले सैप्रोफिटिक को देखते हैं। तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं? इस प्रकार के जीवाणु मृतक सड़े गले अपघटित कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। इनके द्वारा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अपघटन की प्रक्रिया को पुयन प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं एवं किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं। यह जीवाणु विकल्प परजीवी या अविकल्प मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी ज़ैंथोमोनास नींबू में सिट्रस कैंकर रोग जो है यह उत्पन्न करता है। विकल्पी परजीवी मृत कार्बनिक पदार्थों के नहीं मिलने पर सजीवों के ऊपर परजीवी बनकर पोषण प्राप्त करते हैं। सेकंड है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम की अनेक प्रजातियां सहजीवी के रूप में लेगुमिनोसी कुल के पौधों की मूल ग्रंथियों में पाए जाते हैं तथा वायुमंडलीय N2 को, मतलब नाइट्रोजन गैस को, नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होता है। अब है पैरासिटिक बैक्टीरिया। अनेक जीवाणु अपने पोषण के लिए सजीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। यह हानिकारक या रोगकारी तथा अहानिकारक या अरोगकारी हो सकते हैं। अनेक प्रकार के कोलाई जीवाणु जानवरों व मनुष्य की आंत में रहते हैं लेकिन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि ज़ैंथोमोनास जैसे जीवाणु पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को देखेंगे, जीवाणुओं में जनन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।